तो कल का जो वीडियो था दैट वाज काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन एक्सप्लेन ओवर वन डायमेंशन, जिसको बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। वो ऑलमोस्ट 1 घंटे 3 मिनट का वीडियो है। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। आवाज़ नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, आ रही है आपकी आ आवाज। रही है। करण एक बार रीजॉइन हो जाओ। तो जो लगभग 1 घंटे 3 मिनट का हमने वीडियो डिस्कस किया, होपफुली वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। नहीं भी देखा हो तो आपको वो वापस देखने से काफ़ी बेनिफिट होगा, तो उसको वापस देखिएगा जब भी आपको टाइम मिले। व्हेनेवर यू लाइक टू रिवाइज काइनेमैटिक्स ऑफ मोशन। और काइनेमैटिक्स जब समझ में आता है तो देयर इज़ अ नीड ऑफ डायनामिक्स। जब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन समझ में आते हैं, मतलब जब इफ़ेक्ट्स समझ में आते हैं, तो एक क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कि ये इफ़ेक्ट्स आए क्यों, कॉज को समझने की। और कॉज अभी हम जानते हैं फोर्स है, कॉज अभी हम जानते हैं फोर्स है, बट फोर्स एग्जैक्टली है क्या? फोर्स एग्जैक्टली है क्या? जैसे डिस्प्लेसमेंट बोलो या इवन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो बिल्कुल क्लिक करते हैं दिमाग को कि हाँ ये चीज़ें हैं। डिस्प्लेसमेंट है, दिखता है, फिजिकल वर्ल्ड में दिखता है डिस्प्लेसमेंट। हाँ ऑब्वियसली ये चीज़ को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ऐसा। उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर आप थोड़ा सा सोच पाए, और क्वालिटी ऑफ मोशन, तो वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो वो तीनों चीज़ें जस्टिफाई होती है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये तीनों चीज़ें जस्टिफाइड हैं, ये तीनों चीज़ें अच्छे से जस्टिफाइड हैं। पर मोशन क्यों हो रहा है, ये व्हाट इज द रीजन ऑफ चेंज ऑफ मोशन, व्हाट इज द रीजन ऑफ चेंज ऑफ मोशन, ये एक्सटर्नल चीज पे डिपेंडेंट है या इंटरनल किसी मैटर की, जो ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो उसके इंटरनल चीज पे डिपेंडेंट है? ये सब एरिस्टोटल हो, गैलीलियो हो, न्यूटन हो, ये सब इनके दिमाग में बार बार पिंच करते रहता था, बार बार क्यूरोसिटी डेवलप करते रहता था कि ये जो मोशन होता है आसपास, ये किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट से ये पता है कि अगर कोई स्टैटिक चीज़ है, बुक है, उसको मुझे मूव कराना है तो आई हैव टू अप्लाई सम एफर्ट, है ना? आपके दिमाग में वर्ड आया होगा फोर्स। बट फोर्स एक बहुत कॉमन क्वांटिटी नहीं है। आपने 8th क्लास में पढ़ा है फोर्स, बट एक बहुत कॉमन क्वांटिटी नहीं है। आप बता सकते हो फोर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और किस बेसिस पे दिया था? गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड ऑन व्हाट बेसिस? बोलो। हाँ, फोर्स का कॉन्सेप्ट न्यूटन ने दिया था। किस बेसिस पे दिया था? गैलीलियोस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे दिया था। गैलीलियोस के एक्सपेरिमेंट से एक चीज समझ में आई थी, इनर्शिया।
आपको भी समझ में आना चाहिए। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से एक चीज समझ में आई थी, इनर्शिया। और इनर्शिया के चेंज कैसे होगा, किसी चीज के इनर्शिया का चेंज कैसे होगा, या इनर्शिया को चेंज करने वाला कौन होगा, तो न्यूटन ने बोला एक क्वांटिटी ले लेते हैं, फोर्स। अब ये फोर्स क्वांटिटी क्या है? जैसे आप डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन समझते हैं, आप एनर्जी समझते हैं, बट फोर्स समझते हैं क्या? व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज फोर्स? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मोशन को समझाना था, मोशन को समझाना था कि मोशन ऐसे होगा, इस तरह से होगा, कब होगा। और एनर्जी के टर्म्स में बात करना बहुत थोड़ा बड़ा हो जाता है, एनर्जी के टर्म्स में डायरेक्टली बात करना बहुत बड़ा हो जाता है स्कोप। तो एक इंट्रैक्शन आया, न्यूटन ने बोला कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे एनर्जी का इंट्रैक्शन करती है, एक दूसरे को एनर्जी में ट्रांसफर करने की कोशिश करती है, तो वहां पे फोर्स लगता है, वहां पे फोर्स लगता है। तो अभी के लिए फोर्स को एक मैथमेटिकल टर्म लो, समझ लो। जैसे कोई छोटा बच्चा है, 6th में है, 7th में है, और छोटा बच्चा है, उसको आप कुछ समझा रहे हो, तो आप इंटरमीडिएट कुछ चीज ले सकते हो ना। उसको आप समझा रहे हो यूनिवर्स के बारे में, बहुत छोटा बच्चा है, 1st 2nd क्लास में, उसको आप समझाना चाह रहे हो यूनिवर्स के बारे में, उसको आप समझाना चाह रहे हो सोलर सिस्टम के बारे में। आप क्या करोगे, कुछ इंटरमीडिएट चीज लोगे, सोलर सिस्टम का मॉडल बना के बता दोगे, या उसने जो ऑलरेडी चीज देख रखी है उसके थ्रू समझाने की कोशिश करोगे। तो मोशन वैसे तो डायरेक्टली एनर्जी से रिलेटेड है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जनरेट हुई, दिस इज नॉट एग्जैक्टली ओनली अ मैथमेटिकल टर्म, दिस इज नॉट एग्जैक्टली ऑन ए मैथमेटिकल टर्म, बट ये एक इंटरमीडिएट टर्म है वही, जिसके कारण हम मोशन के लॉज को सिंपल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर पाए। एंड दिस वाज बेस्ड ऑन इनर्शिया, और इनर्शिया वाज बेस्ड ऑन गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन, गैलीलियोस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स, गैलीलियोस के कुछ ऑब्जर्वेशंस। वो आपको पता है कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं वो, राइट? बुक में है, हम लोगों ने पढ़े हैं। तो फोर्स सेंट्रल क्वांटिटी बन गया, तो फोर्स सेंट्रल क्वांटिटी बन गया, बट लास्ट क्वांटिटी क्या है आपको ध्यान रखनी है, एनर्जी। किसी भी फिजिक्स में किसी भी फिजिकल फिनोमेना को समझने के लिए सबसे लास्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या रहती है, एनर्जी। बट फोर्स सेंट्रल क्वांटिटी बन गया, और इसीलिए लॉज ऑफ मोशन को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो डायनामिक्स ऑफ मोशन है जिसमें आपको पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आपको पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन, उसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और सबसे बड़ा जैकपॉट न्यूटन का कब लगा, जब वो फोर्स के बारे में कुछ बता पाए, फोर्स के बारे में कुछ सोच पाए। तो जिस दिन आप ये फोर्स के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, अभी तो मैंने कुछ डेफिनेशन बता दी, बुक में कुछ डेफिनेशन पढ़ ली, उसको समझ लिया, याद कर लिया, ठीक है, दैट इज गुड। बट जिस दिन आप ये फोर्स के बारे में कुछ सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, और इसको किसी तरह से एनर्जी और एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेट कर पाएंगे, उस दिन बहुत सारे फिजिकल फिनोमेनन्स को आप खुद से समझ सकते हैं जो आपके आसपास हो रहे हैं।
हमारी बात हुई थी कि फिज़िक्स समझने के लिए एक फंडामेंटल चीज़, एक पिलर ये चाहिए रहता है कि जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो और उस पर कंक्लूजन दो। जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो और उस पर कंक्लूजन दो। ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो, कंक्लूजन दो, और फिर बात करो, मुझसे बात करो, टीचर से बात करो कि ये ऑब्जर्वेशन है, ये सही है क्या। जैसे अभी अखिनीश ने उनका ऑब्जर्वेशन की बात की। अगर कुछ फिनोमेनन्स पढ़े होते अखिनीश ने, जैसे 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 टाइम बीतेगा वैसे वैसे पढ़ते जाएगा, तो वो कुछ कंक्लूड भी कर पाता खुद से, सही या गलत, पर वो कुछ कंक्लूड भी कर पाता खुद से। ठीक है, तो धीरे धीरे फोर्स को समझते जाना है। अभी फोर्स क्या समझ में आता है? पुश और पुल। अभी मैं पूछूंगा फोर्स, तो पुश और पुल। मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूँ कि ये एक इंट्रैक्शन है, ताकि एक तरह की एनर्जी दूसरे तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, तो वो डेफिनेशन याद हो जाएगी। बट वो समझ में जब आती है जब आप इन पे ध्यान देते हैं। वो चीज समझ में जब आएगी जब आप इन पे ध्यान देंगे। ओके, चलिए तो डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे सेंट्रल क्वांटिटी डायनामिक्स के बारे में बात करने के लिए हमारे पास है फोर्स, और फोर्स पे बेस्ड हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमारे पास सबसे सेंट्रल क्वांटिटी क्या है? फोर्स, और फोर्स पे बेस्ड है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है उसका जो सबसे फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मेरी बात सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इनर्शिया के बारे में पढ़े कहीं से कि इनर्शिया क्या होता है, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़े, तो आपको बहुत सारे वर्ड दोनों के सेम मिलेंगे, बहुत सारे वर्ड दोनों के सेम मिलेंगे। इनर्शिया क्या होता है और इनर्शिया कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, तो वो न्यूटन ने बोला कि अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। अब न्यूटन ने जब फर्स्ट लॉ बोला तो फोर्स तो इतना क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली व्हाट इज फोर्स, एटलीस्ट उसकी क्वांटिटी तो क्लियर नहीं थी। तो उसकी क्वांटिटी को बताने के लिए, उसकी क्वांटिटी को समझाने के लिए न्यूटन ने सेकेंड लॉ दिया, फोर्स की क्वांटिटी को बताने के लिए। तो जो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ है उसको आप इकट्ठा याद कर सकते हैं, इकट्ठा समझ सकते हैं। जो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ है उसको बिल्कुल आप मर्ज करके समझ सकते हैं, या अलग अलग पार्ट्स पे समझना हो तो फर्स्ट लॉ इज क्वालिटेटिव, ये सिर्फ बताता है कि क्या होगा, कैसे होगा। सेकेंड लॉ इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी नंबर, ये बताता है कितना होगा। सेकेंड लॉ बताता है कितना होगा। ओके, अब मेरी बात सुनिए, फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ या कोई भी फिजिक्स की चीज समझने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है। सिस्टम मतलब ऑन विच वी आर फोकसिंग अपॉन, जिस चीज पे हम लोगों का फोकस है, जिस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, जैसे अभी अकीनीश ने जो पूछा था थर्मोकोल बॉल्स का, तो उसका सिस्टम होना चाहिए था वो बॉल, हैंड और वाटर की लेयर। अगर वो आसपास की चीज़ें ऑब्जर्व करता, हवा चल रही है या दूसरा फोर्स लग रहा है, या हवा के काइनेटिक पार्टिकल्स, काइनेटिक हवा में एयर के पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी से आके इसको हिट कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता ठीक से। अब जो आप जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें वन पार्टिकल या वन ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, तीन ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, और मल्टीपल भी हो सकती है, जितनी आप चाहो उतनी हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट
सबसे सिंपलेस्ट वन ऑब्जेक्ट सिस्टम लिया जाता है। तो ये दोनों लॉज जो कि एक ही हैं बेसिकली। तो लॉ ऑफ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, लॉ ऑफ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट कि वो ऑब्जेक्ट में कितना कितना मोशन होगा। अगर मैं एक्सटर्नल, सबको डेफिनेशंस पता है सबकी, मैं डेफिनेशंस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। वो ऑब्जेक्ट में कितना कितना मोशन होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स पे। ये आपको बाय डेफिनेशन पता है, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पे, और वो फर्स्ट और सेकंड लॉ में समझाया गया। इसलिए फर्स्ट और सेकंड लॉ में हमको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का सिस्टम मिला। फर्स्ट और सेकंड लॉ में हमको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का सिस्टम मिला। थर्ड लॉ जो शायद इन दोनों से मुश्किल है समझने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी एक बहुत, हमारे ह्यूमन नेचर की एक बहुत गंदी चीज़ है, अच्छी भी है कुछ पॉइंट्स पे, बट यहाँ पे उसका नेगेटिव चीज़ दिखती है, हैबिट। हम लोग किसी भी चीज़ की हैबिट डाल लेते हैं। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को ऑब्जर्व करने की या समझने की जिस तरह से हैबिट डाली, थर्ड लॉ में उसी तरह से हैबिट डाल देते हैं। तो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको अगर आपको एक्चुअली समझना है तो एक तो आपको टू ऑब्जेक्ट सिस्टम समझना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स के बारे में समझना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स क्या होता है। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स समझे तो इंटरनल फोर्स अपने आप समझ जाओगे। इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों समझ में आना चाहिए। फर्स्ट लॉ समझ में आना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट सिस्टम समझ में आना चाहिए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स अपने आप समझ में आना चाहिए। और जो इनर्शिया है उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सिर्फ इनर्शिया की डेफिनेशन याद नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। थर्ड लॉ की सबसे बुरी बात यह है कि उसका स्टेटमेंट इतना सिंपल है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से जब मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोलता हूं तो वो थर्ड लॉ से शुरू करते हैं, क्योंकि इसका स्टेटमेंट इतना सिंपल है। इतना सिंपल है कि नॉन फिजिक्स स्टूडेंट्स को भी याद रहेगा, नॉन फिजिक्स स्टूडेंट को भी याद रहेगा, कोई कॉमर्स लेके ग्रेजुएशन कर रहा हो उसको भी याद रहेगा थर्ड लॉ। एवरी एक्शन एज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को झटका मारा, और इतना गंदा एग्जाम्पल देते हैं कि वो थर्ड लॉ से कहीं तक रिलेटेड नहीं होता है। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धक्का दिया तो वो रिएक्शन में उस बच्चे को वापस धक्का देगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है, ये ह्यूमंस का थर्ड लॉ हो सकता है। ह्यूमंस का एक्शन रिएक्शन हो सकता है कि आप पे कुछ एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन आएगा, ये ह्यूमंस का लॉ हो सकता है, बट दैट इज नॉट न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन पर डिपेंडेंट है। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को जब धक्का दिया तो उसी समय, धक्का देने के समय ही उस पर वापस रिएक्शन लग गया। जैसे अगर मैं किसी को पुश करूं तो मैं भी पीछे होता हूं ना, तो मेरे पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, उससे मैं पीछे हो रहा हूं। ऐसा थोड़ी मैं अपनी आदत से पीछे हो रहा हूं, मैं धक्का तो इधर दे रहा हूं तो पीछे क्यों हो रहा हूं मैं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ रखी होती, यहाँ पे कुछ चीज़ रखी होती और फिर मैं उसको धक्का देता तो वो उधर जाती, मैं इधर जाता। वो चीज़ रिजिड होती वॉल की जैसे, तो उसमें मेरे को डिस्प्लेसमेंट दिखता नहीं, क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड टू द होल हाउस एंड हाउस इज कनेक्टेड टू द लैंड, तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, बस मेरे में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मेरे पे फोर्स किसने लगाया? वो वॉल के रिएक्शन ने लगाया। दैट इज बेसिकली थर्ड लॉ। समझ लो। तो तीनों को समझने के लिए सबसे पहले आपको तो इनर्शिया समझना पड़ेगा, और इनर्शिया से फर्स्ट लॉ को कनेक्ट करोगे। और सेकेंड लॉ तो बेचारा क्वालिटेटिव पार्ट है, सॉरी क्वांटिटेटिव पार्ट है। उसका डेरिवेशन जितना बार करोगे आप वापस 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 वापस, उसका डेरिवेशन जितनी बार करोगे वापस वापस वापस, उतना अच्छे से समझ में आएगा वो। अब फर्स्ट लॉ को क्वांटिटेटिव पार्ट में डालने के लिए, न्यूटन ने एक्सेलरेशन की जगह मोमेंटम का सहारा लिया। न्यूटन ने एक्सेलरेशन की जगह मोमेंटम का सहारा लिया।
मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए, मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो जो अपना फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ट्री बनाते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, जो हम फिजिकल क्वांटिटीज का ट्री बनाते हैं, जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का ट्री बनाते हैं, वो कुछ इस तरह से जाएगा, x v a, और v में जब मास का मल्टीप्लाई हुआ तो आया मोमेंटम, और मोमेंटम से निकला फोर्स। और फिर यहाँ से भी फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पे यहाँ से भी फोर्स और एक्सेलरेशन को रिलेट कर देते हैं, बट बेसिकली न्यूटन ने मोमेंटम के थ्रू डिफाइन करा था, इफ यू रिमेंबर। याद है कि बताऊं? देवाशीष, कश्यप, मोमेंटम पता है? देवाशीष, कश्यप, यस सर। मोमेंटम पता है? नहीं, इतना अच्छे से नहीं पता। एक्स पता है? सर डिस्प्लेसमेंट, वी। वेलोसिटी। अब न्यूटन को चेंजिंग वेलोसिटी या किसी चीज की वेलोसिटी पे, किसी चीज की वेलोसिटी और उसका मास, वो मिल के कुछ सिग्निफिकेंस रखते हैं क्या, वो समझना था। न्यूटन को ये समझना था कि किसी चीज का मास और उस चीज की वेलोसिटी मिल के कुछ सिग्निफिकेंस रखते हैं क्या। जैसे न्यूटन ने सोचा कि कोई ऑब्जेक्ट है मेरी तरफ आता हुआ, अगर वो 1 किलो का है एंड इट इज मूविंग बाय 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैं उसको रोकने में कुछ एफर्ट्स लगाऊंगा। अगर वो 1 किलो की जगह 5 किलो का है एंड इट इज मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, तो मैं उसको रोकने में कुछ एफर्ट्स लगाऊंगा। तो क्या दोनों केसेस में बात अलग अलग बनेगी इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स? आप साइकिल चला रहे हो, ब्रेक लगाते हो, लग जाते हैं। अब साइकिल चला रहे हो विथ अ सैग ऑफ ग्रेन्स लोडेड ऑन योर साइकिल। साइकिल पे 50 किलो का सैग ऑफ ग्रेन लोडेड है, 50 किलो का एक बोरा रखा हुआ है उस साइकिल पे। फिर आप चला रहे हो और ब्रेक लगा रहे हो, तो यू विल फील द डिफरेंस, राइट? अगर सेम वेलोसिटी पे चला रहे हो और ब्रेक लगाना चाहते हो तो बहुत दूर जाके ब्रेक्स लगते हैं, या आपका बैलेंस उतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहता जितना नॉर्मली रहता है, क्योंकि मास और वेलोसिटी इकट्ठा कुछ इफेक्ट शो करते हैं। वो क्या इफेक्ट शो करते हैं उसको न्यूमेरिक टर्म्स में डालने के लिए न्यूटन ने डिफाइन करा मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? सो अगर मैं मोमेंटम को मैथमेटिकली समझाऊं तो मोमेंटम इज सिंपली मास इनटू वेलोसिटी। ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर टर्म, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, मास स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर से तो वो वेक्टर ही निकल के आएगा। मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट और वेलोसिटी की यूनिट को मर्ज कर दो, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ रहे हैं? तो अभी के लिए मोमेंटम मैथमेटिकल टर्म है। अब मोमेंटम इज सम कंटेंट जिसमें न्यूमेरिकली ऑब्जेक्ट के इनर्शिया के लेवल पे भी कुछ है, क्योंकि आपको पता है इनर्शिया ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन और उसके मास पे डिपेंड करता है।
स्टेट ऑफ मोशन और उसके मास पे डिपेंड करता है। तो इनर्शिया में, मोमेंटम में ऑब्जेक्ट के इनर्शिया के अकॉर्डिंग भी कुछ और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी कुछ है। ओके, तो इसका जब रेट ऑफ चेंज न्यूटन ने डिफाइन करा, तो वो निकल के आया फोर्स। अब मैं आपको तीनों लॉज डिक्टेट करता हूं, आप चाहें तो लिख लें और चाहें तो नहीं भी लिखें, पहले लिख रखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो चाहें तो लिख लें। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अ बॉडी continues its state of motion, जीरो वेलोसिटी भी एक स्टेट ऑफ मोशन है कि वो उसकी जीरो वेलोसिटी है। आप लोग उसको स्टेट ऑफ रेस्ट बोलते हो, तो स्टेट ऑफ रेस्ट बोलने दो, स्टेट ऑफ रेस्ट बोल दो। मैं सिर्फ स्टेट ऑफ मोशन बोलता हूँ, चाहे वो वेलोसिटी 0 हो, 1 हो, 5 हो, -5 हो। रेस्ट बोलना है तो वैसे लिखवा देता हूँ। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, a body continues its state of rest or state of motion unless an external net force, एक point to be focused external, एक point to be focused net, unless an external net force is acted on it। ये फर्स्ट लॉ है। अब वो जो स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन है, उसको आप डिटेल में बता सकते हो 5 चीजों की तरह। रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, स्लो से फास्ट, फास्ट से स्लो, एंड डायरेक्शन। स्टेट ऑफ मोशन पता होनी चाहिए क्या होती है, पता है ना स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है? एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, अब वेलोसिटी बोल रहा हूं तो डायरेक्शन भी आ गया, तो एक पर्टिकुलर स्पीड और डायरेक्शन, दैट इज स्टेट ऑफ मोशन। तो यहां पे जो इनर्शिया है ये 3 पार्ट्स में होता है, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। ये 3 पार्ट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये तीनों अलग अलग लगते हैं। बेसिकली अगर मैं मोशन बोलूं तो ये तीनों एक उसी में आ जाते हैं। रेस्ट भी काइंड ऑफ मोशन है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी मूव करता हुआ काइंड ऑफ मोशन है। बट मोशन आपके दिमाग में स्पीड आता है, वेलोसिटी नहीं आता। वेलोसिटी आना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ हुआ। सेकेंड लॉ पे बात करते हैं। सेकेंड लॉ जैसे मैंने बताया कि मोमेंटम और फोर्स को रिलेट करता है, तो सेकेंड लॉ सेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the external force applied on the body, is directly proportional to the external force applied on the body in the direction of force. Important है, in the direction of force. The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to external force applied on the body in the direction of force. Okay, तो इक्वेशन बनेगी force is directly proportional to rate of change of momentum, और rate of change को d by dt से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी आपको ध्यान में रख लेना है, डिफरेंशिएशन में जब समझाऊंगा, या तो आपको पढ़ रखा है तो डी बाई डी टी का मतलब पता है आपका, नहीं तो मैं डिफरेंशिएशन जब समझाऊंगा जब समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम, एंड ही मेंट इन वेक्टर फॉर्म्स, बट क्योंकि हम
पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा, तो ये पहले स्ट्रेट लाइन में समझेंगे, फिर इसको हम लोग ले जाएंगे प्लेन पे, और फिर 3D पे आप खुद समझ लोगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum can be written as mv, mass of a body is constant, constant term differential equation से बाहर आ जाती है, तो that will be m by m d by dt of v। rate of change of d by dt को क्या पढ़ोगे, rate of change of velocity। rate of change of velocity क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यू यूज द इक्वेशन f इक्वल टू ma, बट न्यूटन कह के गया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल नहीं कह के गया था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह के गया था। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको इक्वलिटी में चेंज करना पड़ता है, ये हम लोगों ने देखा है, इसको इक्वलिटी में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इक्वेशंस आर यूजफुल, इक्वेशंस के थ्रू ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सो F इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आपको याद रखने की चीज़ है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आ जाता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 हो जाता है। ओके, समझ में आया? तो सेकेंड लॉ, इसको मैं रब कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, इसको भी। सेकेंड लॉ बोलता है फोर्स इज इक्वल टू, या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इक्वल टू भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आया था, तो मैं ऊपर ही लगा दूं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू ma। अब आपको देखो, आपका दिमाग कैसे चल रहा है, आप बोल रहे हो, आपको दिमाग में हिट करा होगा कि ये याद कर लेते हैं, F इक्वल टू ma याद कर लेते हैं, तो मैं क्वेश्चन कहाँ से पूछूंगा? मेरे को पता है मेजोरिटी बच्चे F इक्वल टू ma याद कर लेते हैं, तो मैं क्वेश्चन कैसे कहाँ से पूछूंगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम से रिलेटेड। मुझे पता है, अच्छे से पता है, 12th में भी मैं बहुत सारे बच्चों को पूछता हूँ, तो उनको मोमेंटम एग्जैक्टली पता नहीं होता क्या है और कहाँ पे पढ़ा था, क्योंकि सेकेंड लॉ में एक इजी चीज़ मिल गई ना F इक्वल टू ma पढ़ने के लिए, तो उन्होंने मोमेंटम पढ़ा नहीं। अब मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी पढ़ा है मोमेंटम, बट उसमें कोलिजन के नाम पे बच्चे याद कर लेते उस चीज़ को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, पर वो मोमेंटम समझ ही नहीं पाते। मोमेंटम सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म रह के नहीं बची है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, या सेकेंड लॉ भी ले लो, मैथमेटिकली सेकेंड लॉ या फर्स्ट लॉ है, वो जब बोलता है कि हमने फर्स्ट लॉ 1 ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए पढ़ा, वो सारे ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट सिस्टम या सारे ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सिस्टम है, उस पे जब तक F एक्सटर्नल 0 है, उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन आपने एनर्जी का भी पढ़ा, एनर्जी के कंजर्वेशन को बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मोमेंटम के कंजर्वेशन को नहीं कर पाते, क्योंकि मोमेंटम क्वांटिटी उनको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है। धोनी जैसे ये सिस्टम है, उसमें आपका फेवरेट बैट्समैन धोनी या जो भी हो आपका फेवरेट क्रिकेटर, वो जब बॉल को बैट से हिट करता है ना, ये बैट है, ये बैट है, बॉल को बैट से हिट करता है तो दोनों में एनर्जी इंट्रैक्शंस होते हैं। वो एनर्जी इंट्रैक्शंस किस लेवल पे जा रहे हैं, कितने हो रहे हैं,
मेहनत लगेगी उनको निकालने में। तो न्यूटन बोल के गया कि अगर इसके आपको सिर्फ काइनेमेटिक्स या डायनामिक्स देखने हैं तो आप एनर्जी इंट्रैक्शन पे ना जाते हुए फोर्स इंट्रैक्शन पे, ये मोमेंटम इंट्रैक्शन पे चले जाओ, कि हिट होने के पहले बैट और बॉल का जितना मोमेंटम था, एंड दैट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, वेरी इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि बॉल किस वेलोसिटी से आ रही थी उसका मोमेंटम निकल जाएगा। धोनी कितने स्पीड से स्विंग कर सकता है बैट को, उसका मोमेंटम निकल जाएगा और दोनों का डायरेक्शन तो पता रहेगा। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन हुआ, फिर बॉल आगे गई, बैट फॉलो अप में जा रहा है या बैट थोड़ा सा पीछे हो रहा है या फॉलो अप में जा रहा है, जैसा भी हो रहा है, डिपेंड्स। तो जो कोलिजन हुआ उसके जस्ट बाद भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो धोनी पे कैमरा फोकस करो और उसके बैट का कोलिजन के बाद किस स्पीड से जा रहा है वो निकाल लो, तो आप बॉल की स्पीड निकाल सकते हो। बॉल की स्पीड निकाल सकते हो तो आप वहीं पे खड़े खड़े निकाल सकते हो कि बॉल कितनी दूर पहुंचेगी। समझ रहे हो? और इसी तरह से मशीन्स डेवलप होती है। कोई बॉलिंग मशीन है, वो किस तरह से डेवलप हुई होगी? कुछ इसी तरह से कि वो बॉल है, उसको कुछ चीज कोलाइड करके आगे डाल रही होगी, कुछ चीज आके हिट करती होगी उसको और वो आगे जाती होगी, गन, जैसे गन बनी है वैसे ही। तो फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ बहुत लिमिटेड नहीं है। फर्स्ट लॉ में उसने फोर्स की स्टेट ऑफ मोशन पे बात की। उसी स्टेट ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन है, मतलब उसकी वेलोसिटी और समवॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स मास, क्योंकि अगर उसको चेंज करना है तो मास ऑब्वियसली आएगा। तो वो उसने सेकेंड लॉ में एक्सप्लेन किया। ठीक है, मोमेंटम थोड़ा समझ में आया? उस मोमेंटम के ऊपर थोड़े एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमको पता है इनर्शिया के बेसिस पे कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट से एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करती है ना? इनर्शिया अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो आपको पता है इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज द एबिलिटी, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ, एबिलिटी ऑफ अ मास और ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, एक ऑब्जेक्ट की मेरी एबिलिटी, मेरे बॉडी की एबिलिटी, मतलब मेरी ऐसी एबिलिटी नहीं कि मुझ में कितना पावर है, मुझ में कितना मास है, वो एबिलिटी। तो मास की एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज ऑफ मोशन। अब मेरा चेंज ऑफ मोशन कैसे करवाओगे? कोई आएगा और मुझे यहां से पुश करने लगेगा। जब वो पुश करेगा तो ऐसा नहीं कि मैं पलट के उसको वापस धक्का दे दूं। जब वो पुश करेगा तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मेरा मास कर रहा है सब कुछ जो कर रहा है। जब वो बंदा पुश करेगा तो ही और शी विल फील एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय माय बॉडी। वो फोर्स उस पे लगेगा। वो फोर्स मेरे काम का तो है नहीं, मेरी बॉडी ने एक्सर्ट किया है, बट वो फोर्स उस पे लगेगा। वो फोर्स मेरी काम का तो है नहीं। और ये हो क्यों रहा है, ये फोर्स लग क्यों रहा है? क्योंकि माय बॉडी इज ट्राइंग टू रेजिस्ट। अब वो चेंज ऑफ स्टेट रोक तो नहीं सकती है, बट जो चीज चेंज ऑफ स्टेट करवा रही है उस पर रिएक्टिव फोर्स लगा सकती है। समझो, जो चीज चेंज ऑफ स्टेट करवा रही है उस पर रिएक्शन में एक फोर्स लगा सकती है। तो थर्ड लॉ लिखिए, टू एवरी एक्शन
देयर इज एन, मैंने बोला था इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू बॉडी B will be equal to minus of force on body B due to body A. और माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग होगा, इसलिए मैंने पूरा वेक्टर फॉर्म में बनाया, लिखा है उसको. समझ रहे हैं ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ थोड़ा समझ में आया? Where do we use third law of motion? अच्छा मेरे को बताओ, प्लेन कैसे उड़ते हैं? ये रॉकेट्स बिना एयर के कैसे उड़ लेते हैं, या प्लेन एयर में कैसे उड़ लेते हैं, या हेलीकॉप्टर्स कैसे उड़ते हैं? ऐसे मत बोलना, प्लेन ऐसे उड़ता है. कैसे उड़ता है मतलब उसको फोर्स कहाँ से मिलता है इन कंपैरिजन टू अ व्हीकल. एक व्हीकल होगा, स्क्रीन पे देखिए, एक व्हीकल होगा, वो जो जमीन है, रोड है, उससे रिएक्शन फोर्स लेके चलता है, उससे रिएक्शन फोर्स लेके आगे चलता है. अगर एक कार को एक जेसीबी, एक क्रेन ऐसे उठा ले, तो वो ड्राइवर कितना ही थ्रॉटल पेडल को प्रेस करते रहे, ड्राइवर कितना ही थ्रॉटल पेडल को प्रेस करते रहे, कुछ भी नहीं होगा, जानते हैं आप. बट वहीं पे एक्समैन कार्टून देखी होगी ना, एक्समैन कार्टून या मूवी, उनका प्लेन कोई ऐसा बड़ा क्रेन वगैरह पकड़ ले, तो वो अपना इंजन को पावरफुल रख के उस क्रेन का पूरा जॉ साथ में ले जा सकते हैं, तोड़ के बिल्कुल साथ में ले जा सकते हैं. उनको रोड की जरूरत नहीं है. मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि एक स्विमर है, वो पानी से रिएक्शन लेके आगे बढ़ता है. एक पर्सन रोड पे वॉक कर रहा है, वो रोड से रिएक्शन लेके आगे बढ़ता है. एक गाड़ी है, वो रोड से रिएक्शन लेके आगे बढ़ती है. अगर मैंने साइड की दीवार को ऐसे पुश किया और मेरी चेयर जो जिसके नीचे टायर लगे हुए हैं, तो वो पूरा इस तरफ मूव हो गई. जब मैंने उस तरफ फोर्स लगाया वॉल की तरफ, वॉल पे, तो वॉल ने जो रिएक्शन फोर्स लगाया मुझे इस तरह, तो मेरी चेयर पूरी की पूरी मूव हो गई इस तरफ. तो ये मैंने रिएक्शन फोर्स का हेल्प ली. तो मुझे बताओ कि प्लेन्स कौन से रिएक्शन फोर्स की हेल्प लेते हैं और रॉकेट्स कौन से रिएक्शन फोर्स की हेल्प लेते हैं? सोचिए, आप लोग बताएंगे. प्लेन्स का बता दीजिए, रॉकेट्स का बता दीजिए. रॉकेट्स मतलब जो स्पेस में जाएंगे आउट ऑफ एटमॉस्फेयर, या प्लेन्स, इवन हेलीकॉप्टर्स. ओके, मैं 2 मिनट में.
बताइए कौन रेडी है बताने के लिए? बोलिए। अखिनीश, क्रिश, सर मैंने टाइप किया। rocket applies force on the opposite direction. When we are applying force, we need a object on which the force needs to be applied. तो रॉकेट किस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं? मैं स्पेस में ऐसे पुश करके मैं मेरी चेयर को दूसरी डायरेक्शन में तो नहीं ले सकता ना, मेरे को वॉल चाहिए पुश करने के लिए, राइट? रॉकेट ग्राउंड पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ऊपर जाने के लिए। जैसे मैं जंप करने के लिए ग्राउंड पे फोर्स लगाता हूँ, वैसे मैं जंप करने के लिए ग्राउंड पे फोर्स लगाता हूँ, वैसे। इतना भारी रॉकेट अगर वो ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा तो छोटा सा जलजला आ जाएगा, छोटा सा अर्थक्वेक आ जाएगा। और वो कहाँ कूदी मार रहा है? मून पे। एरोप्लेन्स कंटिन्यू टू पुल एंड पुश एयर अराउंड इट। बिल्कुल सही, बट इसको इलैबोरेट करना पड़ेगा माइक ऑन करके। एक एयरप्लेन है और एयरप्लेन का एक प्रोपेलर है, इंजन है। वो इंजन कुछ इस तरह का होता है ना, 4-5 प्रोपेलर्स या इंजन्स लगे रहते हैं। यहाँ से वो एयर को अंदर लेते हैं और यहाँ से वो एयर को बाहर छोड़ते हैं। तो दे पुश एयर बैकवर्ड्स। वो एयर को पीछे की तरफ पुश करते हैं। वो एयर को पीछे की तरफ पुश करता है। ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? यू हैव टू गो टू स्कूल नाउ। अभी रात को? हाँ अच्छा ठीक है क्रिश, ओके ठीक है सर, ठीक है क्रिश, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग। बचे हुए की रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, मतलब टोटल की करूँगा, तो आप बचे हुए पार्ट की देख लीजिएगा। बोलो देवाशीष। या कोई भी दूसरा स्टूडेंट। प्रियांशी, अथर्व, वो लोग भी बेचारे कब से लगा रहे हैं, तो वाले बिजी आ गया है, आधे घंटा हो गया। हाँ तो ब्याह कर लो, फिर लंबी करती।
देवाशीष, प्रियांशी माइक ऑन करो। प्रियांशी माइक ऑन करो। कितना समझ में आ रहा है? जो थर्ड लॉ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही आपकी। देवाशीष, Yes, sir. समझ में आ रहा है? देवाशीष मतलब 9th वाला देवाशीष। अच्छा, एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन बताता हूँ। मेरा एक ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन बताता हूँ। एक हेलीकॉप्टर है, ये उसके विंग्स हैं, ठीक है? ये उसके विंग्स हैं। ये हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ एयर को पुश करता है, ये तो मानते हैं आप लोग। जब ये नीचे की तरफ एयर को पुश करता है तो एयर नीचे तक जाती है और फिर यहाँ से पलट के आती है और हेलीकॉप्टर को ऊपर का पुश देती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो वो हेलीकॉप्टर ज़मीन से लिफ्ट हो जाता है। तो वो हेलीकॉप्टर ज़मीन से लिफ्ट हो गया 10 मीटर तक। अब इसको और ऊपर जाना होता है तो वो विंग्स को फास्ट करा जाता है या वेट करा जाता है विंग्स का, एयर नीचे जाए, ज़मीन से टकराए और वापस आके पुश करे तो वह हेलीकॉप्टर और ऊपर जाएगा। क्या ये चीज़ आपको सही लगती है? यस सर। ये चीज़ सही लगती है एक बच्चे को। और अथर्व, अथर्व, देवाशीष, कश्यप, No, sir. ये सही नहीं लगती। तो फिर हेलीकॉप्टर को ऊपर ले कौन सा फोर्स जाता है? ये चीज़ सही नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर काफ़ी ऊपर चले जाए, अगर हेलीकॉप्टर काफ़ी ऊपर चले जाए, लेट्स से वो 1000 मीटर ऊपर चले गया, तो जो ऊपर उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर है, क्या उसके विंग्स से जो नीचे हवा आ रही है मुझे नीचे खड़े खड़े फील होगी? क्योंकि आप तो बोल रहे हो वो विंग से नीचे हवा आ रही है और वो नीचे से टकरा के ऊपर जा रही है, और कितना टाइम लग जाएगा? 1000 मीटर ऊपर चलता हुआ हेलीकॉप्टर है, उसने हवा फेंकी, वो तो आगे निकल जाएगा और नीचे का फोर्स पता नहीं किसी दूसरे पक्षी पे लग जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है कि ग्राउंड से टकराते हुए वापस आए। प्रॉब्लम ये है कि एयर को आप अभी तक एक मैटर नहीं ले पाते हो। जब मैं स्विमिंग पूल में स्विम करता हूँ तो मैं पानी को पीछे की तरफ पुश करता हूँ, तो क्या वो पानी पीछे के वॉल से टकरा के आता है और मेरे को आगे की तरफ फोर्स लगाता है? कि जब मैं पानी को पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ तो जितना मोमेंटम चेंज मैंने उस पानी में दिया उतना ही मोमेंटम चेंज मुझ में आ जाता है उसी समय। उसी समय आ जाता है। तो उसी तरह से हेलीकॉप्टर के जब विंग्स चल रहे हैं तो जो उसने एयर को नीचे पुश किया तो एयर का कुछ मोमेंटम चेंज हुआ, एयर का कुछ मोमेंटम चेंज हुआ, उतना का उतना मोमेंटम चेंज वो हेलीकॉप्टर के विंग्स को मिल जाता है, एंड बॉडी इज कनेक्टेड तो बॉडी को मिल जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। या मोमेंटम चेंज मत बोलो तो फोर्स बोल दो, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम मत बोलो तो फोर्स बोल दो। जितना फोर्स हेलीकॉप्टर ने एयर पे लगाया, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एयर पे दिया,
उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हेलीकॉप्टर को उसी समय मिल जाएगा। वो नीचे की एयर कहीं भी जाए, डज नॉट मैटर। उसी तरह से एयरप्लेन जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हज़ारों किलो का होता है, हज़ारों किलो का होता है, वो सिर्फ एयर के बेसिस पे चल जाता है। एयर आगे से अंदर घुसती है कंप्रेसर में और बहुत हाई वेलोसिटी पे निकलती है और बहुत हाई वेलोसिटी पे एग्जिट करती है। उसके बेस पे वो पूरे एयरप्लेन में फोर्स लग जाता है। तो एयरप्लेन हो, रॉकेट हो, हेलीकॉप्टर हो, ये सब एयर की रिएक्शन पे चलते हैं। अब रॉकेट के पास तो एयर भी नहीं रहती है, रॉकेट के पास तो एयर भी नहीं रहती है, तो वो कैसे चलता है? जो रॉकेट की बॉडी रहती है उसके अंदर ही ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं और फ्यूल के सिलेंडर्स होते हैं। वो फ्यूल कुछ भी हो, वाइट केरोसिन हो, हाइड्रोजन हो, कुछ भी फ्यूल हो, ऑक्सीजन के बहुत सारे सिलेंडर्स रहते हैं और फ्यूल के बहुत सारे सिलेंडर्स रहते हैं। ये दोनों मिक्स होते हैं, कुछ मास बनता है और ये मास तेजी से इजेक्ट होता है। ये मास तेजी से इजेक्ट हो रहा है तो कुछ मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, तो बाकी के रॉकेट को कुछ मोमेंटम मिल जाता है ऊपर के डायरेक्शन में। तो कुछ टाइम के साथ कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो टाइम के साथ कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रॉकेट को ऊपर के डायरेक्शन में मिल जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इतना भारी रॉकेट, इतना भारी प्लेन एयर और स्मोक के रिएक्शन पे चल रहे हैं, तो वो जो एयर और स्मोक का डिस्चार्ज रहेगा, अमाउंट रहेगा, उनके मास का भी और उनकी वेलोसिटी का भी, वो बहुत ज़्यादा रहेगा, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तभी इतने बड़े को वो बराबर का फोर्स लगा के आगे बढ़ा पाएंगे। समझ में आया थर्ड लॉ थोड़ा? Yes, sir. और डिस्कस करेंगे, ये एक रॉकेट प्रोपल्शन का एक डिस्कशन था इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई थिंक आज के लिए बहुत है। कल वी विल कंटिन्यू फिजिक्स, सेम चीज़ को कंप्लीट करूँगा। अभी करीब आधी पौन घंटा, 45 मिनट्स करीब और लगेंगे, 45 मिनट्स या ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो अभी के लिए इतना बहुत है। लॉज ऑफ मोशन में फोर्स सेंट्रल क्वांटिटी, फोर्स सेंट्रल क्वांटिटी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ मोमेंटम के थ्रू जाना है। फर्स्ट लॉ आया है इनर्शिया से। इनर्शिया 3 चीज़ों का होता है, रेस्ट का, मोशन का, डायरेक्शन का। ठीक है, होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कल सेम चीज़ कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच।